वेलकम टू स्काइनॉमिक्स एकेडमी। माय नेम इज सुनील कुमार यादव और आज जो होगा वो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस और इंक्लूडिंग केस बेस्ड क्वेश्चन। ठीक है, मतलब ऐसा नहीं होगा सिर्फ मैं थियोरेटिकल क्वेश्चंस कराने की कोशिश करूंगा, मैं साथ ही साथ केस बेस्ड क्वेश्चंस को भी कराने की कोशिश करूंगा जो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से अपने आप में ही बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। 12th बीएसटी सीबीएसई के लिए इंपॉर्टेंट है और 12th आईएससी कॉमर्स के लिए, दोनों के लिए ये सब सारे क्वेश्चंस अपने आप में इंपॉर्टेंट है। 12th आईएससी के लिए कॉमर्स हो जाता है और 12th सीबीएसई के लिए बीएसटी हो जाता है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना कोई देरी किए हुए। और पहले चैप्टर का जो नाम है वो हमारे पास है नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ मैनेजमेंट। अगर आपने पिछले वाले क्लास में देखा होगा तो मैंने प्लानिंग के कुछ क्वेश्चंस को डिस्कस करने की कोशिश करी थी, जहां पर हमने प्लानिंग को समझने की कोशिश करी थी और उसके साथ कॉन्सेप्ट। तो मैं सारे का आंसर भी लेकर आया हूं, ठीक है, ताकि आपको जब पीपीटी प्राप्त हो या आपको ग्रुप में, आप लोगों तो ग्रुप में मिल जाता है, आप लोगों को टेलीग्राम चैनल पर या फिर आपको एप्लीकेशन के माध्यम से एप्लीकेशन में मिल जाएगा। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना कोई देरी किए हुए। सबसे पहला जो क्वेश्चन है वो हमारे पास क्या है वो हम लोग देख लेते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन, आंसर को थोड़ा सा छुपा देते हैं, है कि नहीं? चलो छोड़ो, नहीं छुपाते हैं। नहीं, हम कॉन्सेप्ट समझेंगे, हम कॉन्सेप्ट समझेंगे रादर देन आप आंसर मत देखना। कॉन्सेप्ट समझो कि इसके पीछे किस तरीके से क्वेश्चन को सॉल्व किया जाता है। देखो ये क्या है, आइडेंटिफाई द रीजंस व्हिच मेक्स अ मैनेजमेंट इंपॉर्टेंट। क्या बोला गया है? एक रीजन बताना है जो मैनेजमेंट को इंपॉर्टेंस देता है, मतलब यहाँ पर इंपॉर्टेंस ऑफ मैनेजमेंट के बारे में डिस्कस करना है भाई। इन द लाइट ऑफ द फैक्ट दैट जनरली सीन दैट individuals in an organization resist change as a change often means moving from a familiar secure environment into the newer or a more challenging one। इसका मतलब क्या है कि आजकल जनरली लोग क्या होते हैं भाई कि जो है वो अपने हिसाब से चेंज होना चाह रहे हैं, चेंज होना चाह रहे हैं। इसका मतलब क्या, इंडिविजुअल भी इंसान क्या चाहता है भाई कि कोई भी ऑर्गेनाइजेशन जो है अगर वो चेंज करके चलेगा अपने आप को, ठीक है, मतलब एक इंडिविजुअल है, मान लो एक इंसान है भाई, वो एक बिजनेस को चला रहा है, तो वो क्या करेगा, वो हर एक इन्वायरमेंट में, जितना भी इन्वायरमेंट होगा उस इन्वायरमेंट में अपने आप को चेंज करेगा। अगर चेंज नहीं करेगा तो क्या वो सही तरीके से अपने बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन को चला पाएगा? नहीं। मतलब अगर आप अपने मैनेजमेंट को डायनेमिक तरीके से अगर चेंज नहीं करेंगे, मतलब जैसे जैसे इन्वायरमेंट चेंज हो रहा है वैसे वैसे अगर आप अपने बिजनेस इन्वायरमेंट को चेंज नहीं करेंगे तो एक तरीके से दिक्कत परेशानी हो सकता है। ठीक है, तो इसका मतलब सिंपल सी बात है, यहां बोला गया है कि कौन सा है, मैनेजमेंट हेल्प्स इन अचीविंग द ग्रुप गोल। ग्रुप के बारे में बात किया गया? नहीं बात किया गया। ठीक है, मैनेजमेंट क्रिएट अ डायनेमिक ऑर्गेनाइजेशन, बिल्कुल सही है ये वाला, लेकिन सी वाला ऑप्शन क्यों गलत है? एफिशिएंसी के बारे में बात नहीं किया गया, डेवलपमेंट ऑफ सोसाइटी के बारे में बात नहीं किया गया। तो अगर कुछ भी नहीं जान रहे हो तब भी आप इसका आंसर आराम से एलिमिनेशन मेथड के थ्रू कर सकते हो। मान लो कि आपको नहीं आ रहा था, आपने देखा भाई रजिस्टर चेंज बोला है, और चेंज किसमें होता है? आपको डायनेमिक एनवायरनमेंट के अंदर ही चेंज होना है। मतलब एक ऑर्गेनाइजेशन डायनेमिक ऑर्गेनाइजेशन कब होगा? जब उसकी मैनेजमेंट जो है एज पर दिस सिचुएशन चेंज हो रही है। तो एक डायनेमिक ऑर्गेनाइजेशन को क्रिएट करने के लिए जो मैनेजमेंट होता है वो चेंज होता जाता है। तो पहला आंसर क्लियर हुआ, ठीक है, कि मैनेजमेंट जो होता है क्रिएट्स अ डायनेमिक ऑर्गेनाइजेशन, पहली बात। दूसरा देखो भाई, दूसरा अगर देखा जाए, दूसरा हमारे पास क्या है? दूसरा हमारे पास क्वेश्चन है, क्वेश्चन हमारे पास ये, दास इज अ मैनेजिंग डायरेक्टर, एमडी है भाई, किसका भाई? जो गौमुख लिमिटेड मैन्युफैक्चरिंग डिफरेंट वैरायटी ऑफ चीज, क्या है? एक तरीके से चीज मैन्युफैक्चरिंग। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट है जो कि समझ, चीज फैक्ट्री। अब चीज में देखो बहुत तरीके की चीज आ रहे हैं आजकल, फ्लेवर्ड चीज भी आने मतलब आ रहे हैं मार्केट में। अब इसका मतलब ही हैज एन एफिशिएंट टीम, उसके पास क्या है? टीम है अच्छी, मतलब टीम बिल्डिंग पर काम कर रहा है भाई, बढ़िया। ठीक है, मतलब टीम अच्छा है, पहली बात। वर्किंग अंडर हिम कंसिस्टिंग ऑफ रजत, जो कि रजत के रूप में एक टीम, कौन सा है भाई? एक प्रोडक्शन मैनेजर, उसके अंदर बहुत सारे काम को किया जा रहा है। ठीक है, और एक है प्रोडक्शन मैनेजर विनय। ठीक है, उसके बाद द मार्केटिंग मैनेजर एंड द ऑडिट एंड द फाइनेंस मैनेजर, नहीं विनय है वो फाइनेंस मैनेजर है, और जो वर्किंग, नहीं तो रजत है प्रोडक्शन मैनेजर, विनय है कौन सा? मार्केटिंग मैनेजर, और जो आदित्य है वो कौन है? फाइनेंशियल मैनेजर। ठीक है, तो ये है मतलब एक टीम है इसका प्रॉपर भाई। कौन कौन सा टीम है इधर देखो, उसके बाद यहाँ प्रोडक्शन है, मार्केटिंग की टीम है, फाइनेंस की टीम है, और एक तरीके से जो अपने एक डायरेक्टर है जो कि ऊपर एमडी के रूप में काम कर रहा है। दे अंडरस्टैंड एंड इंटरप्रेट द पॉलिसी मेड बाय द दास, जो दास के द्वारा
जो मैनेजर है, एमडी जो है, जो मैनेजिंग डायरेक्टर है, उसके द्वारा जो भी प्लान बनाया गया है या जो भी पॉलिसी इंटरप्रेट किया गया है, वो एक तरीके से इन लोगों को भी बहुत अच्छे तरीके से आ रहा है। इंश्योरिंग दैट देयर डिपार्टमेंट हैव एडिक्वेट मैन पावर, कि उसके डिपार्टमेंट जो भी है अलग अलग डिपार्टमेंट में, वो जैसे कि एचआर हो गया या फिर आपको प्रोडक्शन हो गया, फाइनेंस हो गया, ठीक है, उसमें जितने भी मैन पावर है वो बहुत अच्छे तरीके से, इसमें कोई दिक्कत परेशानी नहीं है। इसका मतलब assign them a necessity duties and motivate them to achieve the, बस उन लोग को सिर्फ मोटिवेशन की जरूरत है, उनको एक डायरेक्शन की जरूरत है जिससे वो एक तरीके से अपना गोल को अचीव कर पाए, या फिर एक बिजनेस के ऑब्जेक्टिव जो हम ऑब्जेक्टिव सेट करके रखे हैं उस ऑब्जेक्टिव को पूरा किया जा सके। तो बोला कि आइडेंटिफाई एट विच लेवल मिस्टर दास इज वर्किंग इन द कंपनी, कौन से लेवल पर काम कर रहे हैं मिस्टर दास। मिस्टर दास कौन से लेवल पर काम कर रहे हैं, बता भाई, टॉप लेवल, मिडिल लेवल, लोअर लेवल या फिर नन ऑफ द अबव, कौन सा टॉप लेवल, क्यों भाई, मैनेजिंग डायरेक्टर, मैनेजिंग डायरेक्टर एमडी कौन है? तो एमडी कैसे होगा तो टॉप लेवल, तो वो सारे डिपार्टमेंट्स को देख रहा हाँ तो सारे डिपार्टमेंट को देख रहा है, तो भाई उसी लेवल पर तो है, मिडिल लेवल पर ही तो है। अगर उसके ऊपर रहता तो वो हम लोग क्या बोलते भाई, सीईओ, ठीक है, या फिर डायरेक्टर, ये सब सारे जो होते हैं वो किसके अंदर आते हैं भाई, टॉप लेवल पर। मिडिल लेवल पर ये काम करवा रहा है ना सब डिपार्टमेंट से, तो मिडिल लेवल में भी तो यहाँ पर फाइनेंस है, प्रोडक्शन की टीम है, और एक तरीके से कौन थी भाई, मार्केटिंग टीम थी, तो मार्केटिंग टीम, तो ये सब किसके अंदर आएगा, मिडिल लेवल। और जो ये सब सारे लोग उसके अलावा थे वो कौन थे, लोअर लेवल पर, जो एक्चुअल में काम करने वाले हैं। तो यहाँ बोला कि मिडिल लेवल टीम बिलोंग्स टू द मिडिल लेवल मैनेजमेंट एंड देयर फंक्शंस इंक्लूड्स पार्टिसिपेशन इन द एम्प्लॉयमेंट ट्रेनिंग प्रोग्राम्स ऑफ द लोअर लेवल। मतलब जो ये फाइनेंसिंग टीम का जो बंदा होगा उसके नीचे जितने भी काम कर रहे होंगे वो सब किसके होंगे, लोअर लेवल में, क्योंकि ये एक्चुअल में काम करा रहा होगा अपने लोगों से, और ये जो है वो एक तरीके से जाकर जो है एमडी को बताएगा कि भाई इस तरीके से। तो एमडी क्या होगा, मैनेजिंग डायरेक्टर एक तरीके का मैनेजर है, और मैनेजर मिडिल लेवल का पार्ट है। आई बात समझ में, जो चीज क्लियर हो गया, सब मिडिल में, हाँ हाँ सब मिडिल में, ये सब उनके नीचे जो काम करेंगे वो सब लोअर, ये सब सारे जितने भी होंगे वो मिडिल में ही है, ठीक है, क्योंकि ये एक्चुअल में काम नहीं करते हैं, इनका काम है कि ट्रेनिंग वगैरह प्रोवाइड करके दे देना, बाकी नीचे लोअर लेवल के जो रहते हैं वर्कर्स उनको काम करना पड़ता है। ठीक है, क्लियर हो गया यहां तक, दूसरा पॉइंट क्लियर हो गया। अब आते हैं जो तीसरा क्वेश्चन, तीसरा क्वेश्चन हमारे पास क्या है भाई, देखो बहुत इंपॉर्टेंट है, कोऑर्डिनेशन से सवाल बहुत बार पूछा गया है। और कोऑर्डिनेशन का मतलब क्या होता है भाई, डिफरेंट जितने भी फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट है, ये जितने भी सारे काम हैं उनको एफिशिएंटली और इफेक्टिवली काम करना। कोऑर्डिनेशन में कभी भी अगर वर्ड आ गया तो आप समझना कि इफेक्टिवली और एफिशिएंसी दो वर्ड हमेशा आएगा। ठीक है, अब यहाँ क्या बोला गया, कोऑर्डिनेशन इंटीग्रेट्स द एफर्ट, क्या कर रहा है, एफर्ट को इंटीग्रेट कर रहा है डिफरेंट डिफरेंट डिपार्टमेंट के एंड डिफरेंट लेवल, मतलब क्या, टॉप लेवल, मिडिल लेवल और लोअर लेवल, इन दिनों ये तीनों जो है आपस में कोऑर्डिनेट करके चलेगा तभी एक ऑर्गेनाइजेशन फलेगा फूलेगा। दूसरा कि अगर यहाँ पर जितने भी डिपार्टमेंट है टॉप लेवल में, मिडिल लेवल में और लोअर लेवल में, जनरली यहाँ टॉप लेवल में कोई डिपार्टमेंट तो होता नहीं, वैसे रख सकते हैं कि वो मान लो कि 4 लोग हैं तो 4 लोगों में भाई तुम दोनों जो होगा वो इस डिपार्टमेंट को देखना और तुम दोनों जो इस डिपार्टमेंट, वो अपने आप में काम बांट सकते हैं। लेकिन सारे डिपार्टमेंट भी साथ में अच्छे से काम करें, मतलब प्रोडक्शन टीम का डिपार्टमेंट, ठीक है, फाइनेंस टीम का डिपार्टमेंट, मार्केटिंग का डिपार्टमेंट, ये सब सारे अगर साथ में मिलकर नहीं काम करेंगे तो क्या ऑर्गेनाइजेशन बढ़ पाएगा, नहीं बढ़ पाएगा। मतलब कोऑर्डिनेशन दोनों लेवल पर जरूरी है, मतलब दो तरीके से जरूरी है। पहला तो एक जितने भी डिपार्टमेंट है वो साथ में मिलकर आके काम करें, और पहला क्या, एक तरीके से जितने भी लेवल ऑफ मैनेजमेंट है वो कोऑर्डिनेट करके चले। टॉप लेवल मैनेजमेंट कुछ अलग ही सोच रहा है, मिडिल लेवल मैनेजमेंट अपने तरीके से चल रहा है और लोअर लेवल मैनेजमेंट अपने तरीके से काम कर रहा है, तो कहीं भी कोऑर्डिनेशन नहीं देखने को मिलेगा, जिससे एक तरीके से हैम्पर हो सकता है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या बोला है भाई, हाईलाइटिंग द अबव स्टेटमेंट, आइडेंटिफाई द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कोऑर्डिनेशन। कौन से कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में बात किया गया यहाँ पर, पहला देखो, कोऑर्डिनेशन इंश्योर द यूनिटी, यूनिटी हो सकता है मे बी, ठीक है, कोऑर्डिनेशन इज ऑल परवेसिव, परवेसिव हमारा सही उत्तर होगा। परवेसिव का मतलब मैंने क्या बताया था, वैसा जो हर एक लेवल पर एक तरीके से काम करता हो, और कोऑर्डिनेशन हर एक लेवल पर जो है वो काम करके
चला जाता है। हर एक डिपार्टमेंट के मतलब हर एक डिपार्टमेंट हर एक जगह मतलब उसकी जो एक तरीके से काम में आता है कोऑर्डिनेशन हर एक लेवल पर। चाहे आप कोई सुई बना रहे हो, चाहे फिर आप मान लो कोई नया प्रोडक्ट लॉन्च कर रहे हो, उसमें भी टॉप लेवल, मिडिल लेवल, लोअर लेवल और एक तरीके जितने भी डिपार्टमेंट है उनमें कोऑर्डिनेशन जरूरत बहुत जरूरी है। ठीक है। डिलिब्रेट मतलब क्या होता है? कोऑर्डिनेशन इज डिलिब्रेट का मतलब टालने का काम, वो काम तो नहीं रहता भाई कोऑर्डिनेशन का। कोऑर्डिनेशन इज द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ ऑल द मैनेजर, ये रहता है लेकिन ज्यादा सटीक आंसर हमारा ये। ठीक है। सटीक आंसर इसलिए हम लोग बोल रहे हैं क्योंकि यहां पर दो चीज बात किया गया, डिफरेंट लेवल और एक तरीके से डिफरेंट डिपार्टमेंट। ठीक है, समझ में आ गया? ठीक है, तो ये बात है, याद रखना है। क्लियर हो गया यहां तक? कोई दिक्कत? हाँ, मैं तो वही बोला, यूनिटी ऑफ एक्शन मतलब क्या? सब जब एक ही काम कर रहे हो, यूनिटी, तब एक तरीके से काम आएगा। वैसे यूनिटी का इसमें कोई काम नहीं। यूनिटी का मतलब सिंपल सी बात क्या है कि आप यूनाइट होकर काम कर रहे हो, और यूनाइट होकर तभी काम करोगे जब आप कोऑर्डिनेट कर रहे हो। तो कोऑर्डिनेट एक अलग वर्ड है, यूनिटी एक अलग वर्ड है। ठीक है। कोऑर्डिनेशन से यूनिटी आ सकता है, यूनिटी से कोऑर्डिनेशन हो सकता ना है। यूनिटी को एक पर्टिकुलर सिर्फ यूनिटी एक डिपार्टमेंट के अंदर हो, यूनिटी सिर्फ टॉप लेवल के अंदर हो, यूनिटी सिर्फ मिडिल लेवल के अंदर हो, लेकिन कोऑर्डिनेशन सब लेवल पर जरूरत है। ठीक है, जिसकी वजह से हम लोग उसको परवेसिव नेचर बोल रहे हैं। ठीक है, आगे आ जाओ। फोर्थ क्वेश्चन देखो, इस डायग्राम को देखो थोड़ा सा। इस डायग्राम में क्या क्या चीज बोला गया? आइडेंटिफाई द कॉन्सेप्ट ऑफ मैनेजमेंट एब्सेंट इन द पिक्चर अबव। देखो क्या है ये, देखो ये अलग चिल्ला रहा है, ये कुछ अलग ही चल रहा है, ये अलग ही सो रहा है, ये इधर कहीं बतिया रही है। ठीक है, ये पैसा लेके भाग रहा है, ये कुछ अलग काम कर रहा है। इसका मतलब एक दूसरे को लड़ाई वड़ाई कर रहा है। इसका मतलब क्या कहीं पर भी दिख रहा है कि कोऑर्डिनेशन तरीके से काम चल रहा है? देखो सब बच्चे क्या मार देंगे कि भाई एफिशिएंसी, एफिशिएंसी नहीं होगा, डेलीगेशन भी नहीं होगा। डेलीगेशन का मतलब क्या होता है? कोई भी काम को एक तरीके से, हाँ ठीक है। तीसरा क्या, बी क्या हो गया? कॉपरेशन। कॉपरेशन का मतलब कॉपरेट करके चलना। ये बच्चे कंफ्यूज हो सकते हैं, लेकिन कॉपरेट और कोऑर्डिनेशन में, कोऑर्डिनेशन इज द बेस्ट थ्रू विच बिजनेस या मैनेजमेंट कैन बी मैनेज्ड वेल। सिंपल सी बात है। तो यहां पर कॉपरेशन नहीं कि कॉपरेट नहीं कर रहे हैं, कॉपरेट का यहां पर कोई शब्द नहीं आएगा। यहां पर क्यों? कि कॉपरेट जो अलग तरीके से वर्क करता है, और यहां कोऑर्डिनेशन ही हमारा राइट आंसर होगा। इसमें कंफ्यूजन नहीं करना है, बिल्कुल समझ गए? चलो भाई, चौथा क्वेश्चन हो गया। पांचवा क्वेश्चन देखते हैं थोड़ा सा। पांचवा क्वेश्चन देखो क्या, पांचवा क्वेश्चन हमारे पास है अल्फांजो। ठीक है, अल्फांजो लिमिटेड इज अचीविंग ऑल द ऑब्जेक्टिव इन एन इफेक्टिव। क्या क्या बोला? दो चीज, कि वो जो ऑर्गेनाइजेशन है अल्फांजो लिमिटेड है, वो अपनी ऑब्जेक्टिव को, मतलब जो भी उसने ऑब्जेक्टिव को सेट करके रखा है, वो दो तरीके से वो पूरा कर पा रहा है, इफेक्टिव तरीके से और एफिशिएंट तरीके से। ठीक है, मतलब टाइमली, और जो भी सोच रहा है वो चीज पूरा कर रहा है। ठीक है, याद रखना है। एंड इट अर्निंग एनफ रेवेन्यू टू कवर द कॉस्ट। रेवेन्यू का मतलब वो प्रॉफिट कमा रहा है भाई, एक तरीके से इतना अच्छा पैसा कमा रहा है कि वो टोटल कॉस्ट को एक तरीके से पूरा, लागत जो उसका हो रहा है वो कंप्लीट कर पा रहा है उसको घर से लगाने की जरूरत नहीं पड़ रहा है। ठीक है, एंड रिस्क ऑफ द बिजनेस, एंड द रिस्क ऑफ द बिजनेस। नाउ द कंपनी वांट्स टू इंक्रीज द सेल्स वॉल्यूम। अब सिंपल सी बात है, तो कंपनी अच्छी से रेवेन्यू कमा रही है और उसका सेल्स भी बढ़िया चल रहा है, वो अपने पॉकेट से पैसा भी नहीं लगा रहा है, तो वो सोचेगा भी कि अब हम अपने सेल्स को बढ़ाएं। तो ये भी, इसने भी यही सोचा, कोई गलत तो सोचा नहीं है कि नहीं? अब यहाँ पर देखो क्या बोला गया, नाउ अ कंपनी वांट्स टू इंक्रीज द सेल्स वॉल्यूम एंड अ कैपिटल इन्वेस्टमेंट। कैपिटल में यहाँ दोनों कैपिटल हो सकता है, वर्किंग कैपिटल और फिक्स कैपिटल। हो सकता है वर्किंग कैपिटल बढ़ा दे। ठीक है, वर्किंग कैपिटल बढ़ाने से क्या होगा भाई, और यहाँ पर दूसरा कैपिटल हो सकता है फिक्स कैपिटल बढ़ा दे। ठीक है, तो दो चीज यहाँ पर क्लियर करना है हमें। फिक्स कैपिटल क्या हो गया भाई? मशीन वगैरह हो गया। वर्किंग कैपिटल क्या हो गया? हो सकता है कि रॉ मटेरियल ज्यादा ले आए या फिर लेबर वगैरह को ज्यादा हायर कर ले, जो एक तरीके से अपने बिजनेस को जो प्रोडक्शन करने में मदद करें, है ना? तो यहाँ दो तरीके से, द नंबर ऑफ एम्प्लॉइज एंड द नंबर ऑफ प्रोडक्ट ऑल्सो। तो एम्प्लॉइज को भी बढ़ाने की बात कर रहा है, और नंबर ऑफ प्रोडक्ट की, प्रोडक्ट की वैरायटी भी हम लोग एक तरीके से नया लाते हैं। तो इसका मतलब क्या? बाय डूइंग दिस अ मैनेजमेंट वांट टू अचीव इट्स फॉलोइंग ऑब्जेक्टिव। कौन सा ऑब्जेक्टिव? ये सब सारी चीजें कर कर वो कौन सी ऑब्जेक्टिव को पूरा करना चाह रहा है? देखो कौन कौन से ऑब्जेक्टिव होता है भाई?
कौन कौन सा ऑब्जेक्टिव होता है? प्रॉफिट, ग्रोथ और सर्वाइवल। हाँ, पर्सनल ऑब्जेक्टिव, पर्सनल ऑब्जेक्टिव में क्या आएगा? प्रॉफिट और ग्रोथ, ग्रोथ करना चाहेगा। तो यहाँ क्या करना चाह रहा है? लेकिन हम लोग क्या बोलेंगे, भाई प्रॉफिट कमाना चाह रहा है। प्रॉफिट नहीं होगा, क्योंकि प्रॉफिट अच्छे से हो रहा है, वो प्रॉफिट के बारे में नहीं सोच रहा है। अब ये सोच रहा है कि मेरा बिजनेस और कैसे, मतलब नया फिक्स कैपिटल कैसे लाए, मतलब नया नया बिल्डिंग वगैरह कैसे बनाए, तो ग्रोथ के बारे में सोच रहा है। ठीक है, सर्वाइवल के बारे में नहीं सोच रहा, क्योंकि अच्छी तरीके से सर्वाइव कर रहा है। तो अगर नहीं भी आ रहा, मान लो कि तुम लोग बुद्धू हो, ठीक है, क्या हो? बुद्धू हो। अब बुद्धू हो भाई, तो मान लो कि तुम्हें नहीं आ रहा कि कौन सा ऑब्जेक्टिव होता है, कितने टाइप ऑफ ऑब्जेक्टिव है। सबसे पहले गए सर्वाइवल। ये सर्वाइवल तो नहीं होगा, क्योंकि ये सर्वाइव अच्छे से कर रहा है, इसका रेवेन्यू बढ़िया अच्छे से हो रहा है, तो ये वाला तो ऑप्शन नहीं होगा। देखो पर्सनल तो है नहीं, ठीक है, तो पर्सनल भी नहीं है भाई। यहाँ पर एक देख रहे हो कि प्रॉफिट के लिए तो काम कर ही नहीं रहा है, क्योंकि प्रॉफिट के लिए यहाँ कभी ये नहीं लिखा हुआ कि वो अपने प्रॉफिट को इंक्रीज करना चाह रहा है। कहीं पर लिखा हुआ ये नहीं, वो अपने सेल्स को बढ़ाना चाह रहा है, और सेल्स बढ़ने से उस कंपनी की ग्रोथ एक तरीके से बढ़ेगी। देख रहे हो, समझ रहे हो? तो क्या बढ़ेगी भाई? उस कंपनी की ग्रोथ बढ़ेगी। आई बात समझ में? तो हमारा क्या होगा राइट आंसर? ग्रोथ। तो इस तरीके से एनालाइज करना है, हमें हड़बड़ाना नहीं, क्वेश्चन को जरूर पढ़ना है। क्वेश्चन यहाँ पर मेन मकसद मेरा ये नहीं है कि वैसे तुम्हें पीपीटी बना के कितना आंसर दे देता है, लेकिन यहाँ मतलब है कि आप क्वेश्चन को अप्रोच कैसे करो। अप्रोच करना बहुत इंपॉर्टेंट है, और एक भी क्वेश्चन छूटना नहीं चाहिए। ये आपका मूलभूत सिद्धांत होना चाहिए, प्रिंसिपल होना चाहिए, ठीक है, जो कि आप समझ सकते हैं। आगे देखो नेक्स्ट भाई, नेक्स्ट हमारे पास क्या है? नेक्स्ट हमारे पास सिक्स्थ वाला है। सिक्स्थ देखना, ये भी है केस बेस्ड, ठीक है। थोड़ा सा, रवि ज्वाइंड अ मार्केटिंग फर्म। कहां ज्वाइन किया भाई? एक मार्केटिंग फर्म एज अ सेल्स मैनेजर। मतलब सेल्स मैनेजर के रूप में रवि जो है वो एक तरीके से काम पर लगा भाई। रवि क्या है? सेल्स मैनेजर। कोई दिक्कत यहां पर? उसके बाद क्या बोला? ऑन हिज फर्स्ट डे, पहले दिन में क्या हुआ? द कंपनी ड्यूरिंग द ओरिएंटेशन, ओरिएंटेशन होता है ना कि सबसे जान पहचान करवाया जाता है, उसको बोलते हैं ओरिएंटेशन प्रोग्राम। जैसे कॉलेज आप जाओगे आगे चलकर, तो आपकी ओरिएंटेशन प्रोग्राम होती है पहले दिन, ताकि आप टीचर्स वगैरह सबसे जो है आपस में मिल सके। तो ओरिएंटेशन प्रोग्राम हुआ भाई पहले दिन में। द सीईओ ऑफ द कंपनी टोल्ड रवि दैट ही विल हैव टू साइमल्टेनियसली परफॉर्म द फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट। कि भाई सेल्स का काम तो तुम करोगे ही करोगे, उसके साथ साथ तुम्हें और भी काम करने जो मैनेजमेंट के, मतलब प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग और कंट्रोलिंग ऑल द टाइम। मतलब क्या है? उस पर एक एक्स्ट्रा बोझ जो है वो एक तरीके से थोप दिया गया, बल्कि उसको रखा किस लिए गया था? सेल्स के लिए। अब बोला कि विच कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मैनेजमेंट वाज सीईओ रेफरिंग टू। कौन से कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मैनेजमेंट को एक तरीके से वो यहां पर रेफर कर रहा है? तो बता भाई, यहां पर क्या बोला गया कि he will have to simultaneously perform the function of management all the time। तो कौन, ये नहीं बोला कि कौन सा क्या हुआ है यहां पर एक काम के लिए रखा गया, लेकिन उसको दोबारा दूसरा काम दिया जा रहा है, वो काम नहीं बोला है। वो काम यहां पर क्या बोला है? यहां पर क्वेश्चन क्या पूछा वो समझना। विच कैरेक्टरिस्टिक्स, मैनेजमेंट के कौन से कैरेक्टरिस्टिक्स हैं जो सीईओ रेफर कर रहा है? सीईओ क्या रेफर कर रहा है? कि प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग, ये ऑल द टाइम तुम देखते रहोगे। इसका मतलब क्या है कि पहला, मैनेजमेंट इज ए कंटिन्यूअस हो सकता है, परवेसिव इन नेचर नहीं होगा, मल्टी डायमेंशनल भी। अधिक लोग मल्टी डायमेंशनल मार के आ जाएंगे, लेकिन मल्टी डायमेंशनल क्यों नहीं होगा? क्योंकि उसके अंदर वो नहीं शुरुआत में बोला गया कि उसको मल्टी डायमेंशनल काम के लिए रखा गया, अलग अलग काम को करने के लिए रखा गया। उसको सीईओ ने एक काम दिया जो कंटिन्यूअस वे में उसको देखना है ऑल द टाइम। मतलब यहां पर कीवर्ड क्या है? ऑल द टाइम। कभी भी क्वेश्चन से एक लाइन पहले जरूर देखना है कि एक लाइन पहले क्या बोला गया। बोला गया ऑल द टाइम, तो यहां पर क्या बोला गया? ऑल द टाइम का मतलब सिंपल सा कि गोल ओरिएंटेड तो होगा नहीं, गोल ओरिएंटेड कहीं बात किया गया नहीं, तो कंफ्यूजन इन दोनों में होगा। तो हमें यहां पर करना है, क्योंकि मल्टी डायमेंशनल कभी भी नहीं होगा। मल्टी डायमेंशनल का मतलब क्या है कि कोई ऐसा काम जो हर जगह एक तरीके से फिट फाट है, वो नहीं है। उसको एक काम, उसके अलावा एक काम और दिया जो वो कंटिन्यूअसली उसको करना है ऑल द टाइम। एंड ऑल द टाइम रेफरिंग बाय द मैनेजर या फिर सीईओ।
ठीक है, इसको हम लोग क्या बोलेंगे, मैनेजमेंट इज अ कंटिन्यूअस प्रोसेस। आई बात समझ में, कोई दिक्कत? ठीक है, आगे आ जाओ भाई, आगे आ जाओ। मैनेजमेंट कैन नॉट बी सीन, क्या बोला गया, मैनेजमेंट कैन नॉट बी सीन बट इट्स प्रेशर कैन बी फेल्ट। मैनेजमेंट तो कभी दिखता नहीं है भाई, दिखता है क्या? नहीं ना। आप क्या किस तरीके से मैनेजमेंट करो, क्या प्लानिंग करो, क्या वो कहां दिखता है? कहीं नहीं दिखता है। बट उसको महसूस किया जा सकता है कि यार ना, वो अमूल वाली कंपनी के बारे में बड़ा अच्छा मैनेजमेंट है, ये सब चीज बढ़िया से चलता है, तो मैनेजमेंट को महसूस किया जा सकता है। तो विच कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द मैनेजमेंट इज हाईलाइटेड इन द, तो क्या हुआ भाई, सिंपल सी बात है, इंटेंजिबल है। टेंजिबल क्या होता है, जिसको हम लोग छू सकते हैं, कैन बी टच्ड, कैन बी टच्ड और फेल्ट, ठीक है, कैन बी टच्ड और फेल्ट। लेकिन यहां पर क्या बोला गया कि जिसको हम लोग सिर्फ महसूस कर सकते हैं, ठीक है, क्लियर बात। तो यहां पर इंटेंजिबल फोर्स देखने को मिलेगा। आई गई बात? हाँ जी, आ गई बात, आ गई बात समझ? वेरी गुड यार, तुम लोग समझदार हो यार। इतना समझदार बच्चा अगर मिल जाए ना तो पढ़ाने में मजा आ जाए। उसके बाद आगे देखो, क्वेश्चन नंबर 8 में क्या, आइडेंटिफाई द बेसिक कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मैनेजमेंट। मैनेजमेंट की कैरेक्टरिस्टिक्स मतलब गुण के बारे में बताना है, ठीक है, क्या बताना है, गुण। हाँ वेरी गुड। इन्वॉल्व्स इन दिस स्टेटमेंट, एक स्टेटमेंट दिया हुआ है, स्टेटमेंट पे क्या दिया हुआ है, द एक्टिविटीज इन्वॉल्व्स इन मैनेजिंग एन ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है, आर कॉमन टू ऑल द ऑर्गेनाइजेशन। क्या बोला गया, जो भी एक्टिविटी इन्वॉल्व होते हैं मैनेजिंग, सब सारे ऑर्गेनाइजेशन में उसको करने पड़ते हैं, वैसे सारे ऑर्गेनाइजेशन में होते हैं, वेदर इकोनॉमिक, सोशल और पॉलिटिकल। तो इसका मतलब यहां पर क्या है भाई, क्यों भाई, इंटेंजिबल तो होगा कभी भी नहीं, इंटेंजिबल तो होगा, मल्टी डायमेंशनल मे बी, ठीक है, परवेसिव मे बी, ठीक है, नन ऑफ द, मतलब ये दोनों में कुछ ऑप्शन होगा, लेकिन सटीक आंसर कौन होगा, ठीक है, परवेसिव इन नेचर। क्योंकि क्या बोला गया, ऑल ऑर्गेनाइजेशन, सबको कहीं ना कहीं मैनेजमेंट का पार्ट जो है वो अपना करके चलना ही होता है। तो मैनेजमेंट इज परवेसिव इन नेचर, जो एवरी लेवल ऑफ द मैनेजमेंट या एवरीवेयर जो है वो एक तरीके से मैनेजमेंट की जरूरत पड़ती है, चाहे छोटा छोटा काम करो, बड़े से बड़ा काम करो। पढ़ाई भी कर रहे हो तब भी मैनेजमेंट की जरूरत है, पढ़ाई ना भी करो, वेलाबाजी कर रहे हो तब भी मैनेजमेंट की जरूरत है, ठीक है, झूठ बोलने की मैनेजमेंट, ठीक है, अब माँ बाप से आप कुछ छुपा रहे हो उसकी मैनेजमेंट, तो सबकी मैनेजमेंट करनी होती है। तो वहां पर भी एक तरीके से आपको चीजों को देखना पड़ता है। आगे देखो भाई, नेक्स्ट, आगे देखो, नेक्स्ट क्या है, 9th नंबर क्वेश्चन क्या बोला गया, 9th नंबर क्वेश्चन बोला गया डिसाइडिंग इन एडवांस, सिंपल से बात, प्लानिंग। एडवांस में हम लोग क्या कर रहे हैं, प्लानिंग में तो करते हैं, एडवांस में ऑर्गेनाइजिंग तो करते नहीं है, ठीक है, डायरेक्टिंग तो करते नहीं, ये सब तो प्लानिंग के बाद करते हैं, क्योंकि 5 फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट, POSDC, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग। तो ये सब तो बहुत सिंपल क्वेश्चन है, इसको आप देख के चलते रहो, ठीक है। तो उसके बाद आगे देखो, आगे क्या बोला गया अभी, 10 में क्या बोला गया, ऑक्यूपेशन विच इज बैक्ड बाय, वैसा ऑक्यूपेशन जो कि स्पेशलाइज्ड नॉलेज एंड ट्रेनिंग, वैसा ऑक्यूपेशन जो नॉलेज ट्रेनिंग से एक तरीके से बैक हुआ है, विच टू विच द एंट्री इज रेगुलेटेड एंड रिप्रेजेंटेटिव बॉडी। जैसे कि डॉक्टर है, डॉक्टर के लिए क्या चाहिए, डिग्री चाहिए, तो वो किसके अंदर आएगा, प्रोफेशन की, आर्ट की, साइंस, प्रोफेशन, सिंपल सी बात। कहीं भी आपको नॉलेज मतलब एक स्पेशलाइज्ड नॉलेज चाहिए होती है, ट्रेनिंग चाहिए होती है, एंट्री को रेगुलेट किया जाता है, जैसे कि बार काउंसिल के द्वारा जितने भी लॉयर होते हैं, ठीक है, वो एम्स क्या हो गया, ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस हो गया, जैसे IIM, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट हो गया। जैसे कोई सीए बन रहा है तो सीए बिना इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट के, या फिर सीए का एक अलग बॉडी होते हैं, ठीक है, कौन सा, जो इंडियन चार्टेड अकाउंटेंट की एजेंसी रहती है, वो एक तरीके से रेगुलेट करती है, तो अपने आप में इंपॉर्टेंट है। उसके बाद यहाँ पर क्या हो गया भाई, ये तीनों नहीं होगा, कौन सा ऑप्शन होगा, प्रोफेशन। आर्ट तो होगा नहीं, कला तो बाजी है नहीं, कला, आर्ट, कलाबाजी किसमें आएगा, क्रिएटिविटी, जहां वर्ड आ गया, जहां पर क्रिएटिविटी आ गया, देखो देख रहे हो, अगर यहीं पर कहीं वर्ड अगर क्रिएटिविटी टाइप में लिखा रहता तो वो आर्ट रहता, मैनेजमेंट एज अ साइंस, सॉरी आर्ट, मैनेजमेंट एज अ साइंस क्या होगा, जहां पर रिसर्च वगैरह के बारे में बात होगा, ठीक है, रिसर्च एंड फैक्ट्स, तो वहां पर एक तरीके से आपको साइंस। तो हमारा मैनेजमेंट आर्ट भी होता है, साइंस भी होता है, प्रोफेशन भी होता है, ठीक है। तो यहां पर एक बात याद रखना जो कि इंपॉर्टेंट है। आगे आ जाओ भाई 11th क्वेश्चन में।
11th क्वेश्चन स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन पूछे जाते हैं भाई। स्टेटमेंट वाला क्वेश्चन देखना, दोनों स्टेटमेंट, स्टेटमेंट नंबर 1 यहाँ पर है, स्टेटमेंट नंबर 2 यहाँ पर है। पहले स्टेटमेंट को कभी भी पढ़ो तो उसमें देखो कि वो स्टेटमेंट राइट है या रॉन्ग है। पहली बात तो हमें ये देखना है, ठीक है। अब स्टेटमेंट को देखो, सबसे पहले मैनेजमेंट इज अ मल्टी डायमेंशनल होता है भाई, ठीक है, एंड द एक्टिविटीज इन्वॉल्व्ड इन मैनेजमेंट मैनेजिंग एंड एंटरप्राइज आर कॉमन टू ऑल द ऑर्गेनाइजेशन वेदर इकोनॉमिक, सोशल एंड पॉलिटिकल। क्या दोनों ट्रू है कि नहीं है? अभी हमने पीछे भी डिस्कस करा कि भाई मल्टी डायमेंशनल होता है, और ऊपर से ये वाला हर एक ऑर्गेनाइजेशन में इकोनॉमिक, सोशल और पॉलिटिकल ऑर्डर कैसा भी हर एक ऑर्गेनाइजेशन में मैनेजमेंट करने की जरूरत होती है। इसका मतलब क्या हो गया? बोथ स्टेटमेंट 1 एंड 2 आर ट्रू, ठीक है। तो हमारा ऑप्शन नंबर क्या हो गया? डी ऑप्शन राइट होता हुआ दिखने को मिल रहा है। आगे आ जाइए भैया, असर्शन और रीजन। असर्शन रीजन भी आते हैं भाई, इसको ध्यान से देखो असर्शन और रीजन को। आंसर सबसे पहले तुम लोग आंसर ही देखते हो, जो क्वेश्चन को पढ़ना पहला असर्शन पढ़ो तो। देखो क्या बोला गया भाई? एफिशिएंसी एम्स एट परफॉर्मिंग अ टास्क विथ अ लेस वेस्टेज ऑफ टाइम एंड एफर्ट, पहला। दूसरा, रीजन जो दिया गया, क्या बोला गया भाई? एफिशिएंसी इज अबाउट डूइंग द जॉब इन अ कॉस्ट इफेक्टिव मैनर एंड गेटिंग अ मैक्सिमम आउटपुट विथ अ, मतलब दोनों राइट है, असर्शन भी राइट है, रीजन भी। लेकिन क्या रीजन जो है वो सही है? क्या वो कौन आ रहा है? एफिशिएंसी बोला, एफिशिएंसी इज अबाउट डूइंग द जॉब, तो क्या जो एक्सप्लेनेशन है वो सही दिया हुआ है? क्यों? आपने बोला एफिशिएंसी जो है वो क्या है कि कोई भी टास्क को परफॉर्म करना और टाइमली उसको कंप्लीट करना, ठीक है। लेकिन वो टाइमली कब कंप्लीट हो पाएगा? जब उसको इफेक्टिव तरीके से हम काम करेंगे। नहीं तो इफेक्टिव तरीके से काम नहीं करेंगे तो टाइमली कैसे कंप्लीट होगा? तो रीजन तो सही दिया है ना, कि अगर हम इफेक्टिवली तरीके से काम नहीं करेंगे, है? सोचो ना, अगर इफेक्टिव तरीके से काम नहीं करेंगे, आप लोग आंसर क्या मारोगे? बोथ असर्शन, जैसा वो लोग बोल रहे थे कि आर इज नॉट अ करेक्ट एक्सप्लेनेशन, बी मार के आ जाओगे, आओगे कि नहीं? लेकिन गलत है, क्योंकि यहां इफेक्टिव नहीं लिखा ना। अगर इफेक्टिवनेस लिखा रहता, यहां बोला एफिशिएंसी इज अबाउट डूइंग द जॉब इन द कॉस्ट इफेक्टिव मैनर एंड गेटिंग मैक्सिमम आउटपुट विद अ मिनिमम आउट, तो वो चीज कैसे प्राप्त होगा? बिना एफिशिएंसी का प्राप्त होगा? ये एफिशिएंसी कैसे प्राप्त हो रहा है? बिना इफेक्टिव तरीके से प्राप्त होगा? नहीं होगा। दोनों इंटर रिलेटेड है, समझ रहे हो? हंसते रहोगे ऐसे ही, ठीक है। और देखो नेक्स्ट 13th नंबर, 13th नंबर में असर्शन ए क्या बोला भी? मैनेजमेंट इज टर्म्ड एज अ प्रोसेस। क्या मैनेजमेंट को हम लोग प्रोसेस के हिसाब से बोलते हैं कि मैनेजमेंट एक प्रोसेस है, ठीक है। दूसरा रीजन आर क्या है? मैनेजमेंट इन्वॉल्व्स द सीरीज ऑफ इंटर रिलेटेड फंक्शंस, इंटर रिलेटेड फंक्शंस सच एज प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग। क्या ये दोनों राइट है? तो मतलब कौन सा ऑप्शन होगा? एक्सप्लेनेशन भी है, क्योंकि मैनेजमेंट में जो प्रोसेस होता है वो यही 5 प्रोसेस होते हैं, तो एक्सप्लेनेशन भी सही दिया, मतलब ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। इस ये तो इजी था, है कि नहीं? आगे आ जाओ नेक्स्ट, असर्शन में आ जाते हैं पहला। अब आते हैं 14 में, कोऑर्डिनेशन इज एन एसेंस ऑफ मैनेजमेंट। साफ भाषा में सही बात है, बिना कोऑर्डिनेशन के मैनेजमेंट एक तरीके से काम नहीं करेगा। करेगा क्या? बिना कोऑर्डिनेशन के मैनेजमेंट चला लोगे? प्लानिंग अलग तरीके से काम कर रहा है, ऑर्गेनाइजिंग अलग तरीके से काम कर रहा है, स्टाफिंग अलग तरीके से काम कर रहा है, नहीं कर पाओगे। दूसरा रीजन क्या बोला गया? कोऑर्डिनेशन इज रिक्वायर्ड एट ऑल लेवल ऑफ द, मतलब क्या है? दोनों रीजन सही है उसका। बोथ असर्शन रीजन आर ट्रू, और रीजन भी सही है। हाँ, रीजन भी सही है, रिक्वायर्ड ऑल लेवल ऑफ द मैनेजमेंट थ्रू द फंक्शन, मतलब रीजन भी सही है। हमारा ऑप्शन क्या होगा? इसका तो सिंपल है, लेकिन ए ज्यादा कर दिया, इसमें डी भी रखना चाहिए था। कोई नहीं, 15th में आ जाओ। 15th में क्या बोला गया भाई? ह्यूमन रिसोर्स मतलब HR, ठीक है। ह्यूमन रिसोर्सेस आर एन ऑर्गेनाइजेशन ग्रेटेस्ट एसेट। अगर एक कंपनी में
ह्यूमन रिसोर्सेज सही तरीके से काम नहीं करेगा तो क्या बिजनेस चल पाएगा सही तरीके से? नहीं। ठीक है, डिस्पाइट ऑल द डेवलपमेंट इन टेक्नोलॉजी गेटिंग अ वर्क डन थ्रू द पीपल इज मेजर टास्क ऑफ द मैनेजर। चाहे आप कितनी बड़ी टेक्नोलॉजी क्यों ना हो आपके पास, लेकिन अगर आपके लोग ही नहीं होंगे जो उस टेक्नोलॉजी को सही तरीके से चलाएंगे तो आपका बिजनेस वैसे भी सही तरीके से नहीं चलेगा। तो यहाँ पर क्या मैनेजमेंट ऑफ द वर्क नहीं है, मैनेजमेंट ऑफ द पीपल है, ऑपरेशन भी नहीं, ऑल ऑफ द। तो मैनेजमेंट ऑफ द पीपल इज द राइट आंसर। नीचे देख रहा हो तुम, देख रहा हूँ आंसर। कल से मैं अब जो कल वाला लाऊंगा ना आंसर एमसीक्यू वाला हटा दूंगा। हाँ मेरे से भी हो सकती है, सही बात। आगे देखो भाई, डैश इज कंसर्न विद डूइंग द राइट टास्क। राइट टास्क, हाँ, इफिशिएंसी, राइट टाइम। ठीक है, समझ गए? सही काम करना बहुत जरूरी है, राइट टास्क। ठीक है, और ये किसके अंदर आएगा? ये एफिशिएंसी जो किससे रिलेटेड है? टाइम से। ताकि हम मिनिमम जो मैक्सिमम आउटपुट निकाल पाए, मिनिमम इनपुट मैक्सिमम आउटपुट। क्लियर? चलिए भैया ये भी कंप्लीट हो गया। 20 क्वेश्चन है एमसीक्यू, टेंशन ना लो, उसके बाद आगे बढ़ेंगे। देखो 17th में क्या, अ कंपनी टारगेट्स अ प्रोडक्शन इज 5000 यूनिट। ठीक है, टारगेट कितना किया गया? टारगेट कितना है इसका? 5000 यूनिट इन अ ईयर। टू अचीव दिस टारगेट अ मैनेजर हैज टू ऑपरेट ऑन अ डबल शिफ्ट। तो इसके लिए एक कंपनी के मैनेजर को डबल शिफ्ट में काम करवाने होंगे लोगों से। ठीक है, एंड पावर फेलियर मोस्ट ऑफ द टाइम, ड्यू टू द पावर फेलियर मोस्ट ऑफ द टाइम द मैनेजर इज एबल टू प्रोड्यूस, नॉट एबल टू प्रोड्यूस होगा ना? नहीं, क्या क्या बोला है भाई? टू अचीव दिस टारगेट द मैनेजर हैज टू ऑपरेट ऑन डबल शिफ्ट ड्यू टू द पावर फेलियर। अच्छा, मोस्ट ऑफ द टाइम पावर जो कट हो जाता है जिसकी वजह से काम गड़बड़ हो जाता है तो उसको डबल शिफ्ट में काम करना होगा। ठीक है, ये बात समझ में है? क्या बोला गया यहाँ पर कि मोस्ट ऑफ द टाइम वहां पर बिजली चली जाती है, तो अगर 5000 यूनिट बनाना है उसको तो एक तरीके से उसको डबल शिफ्ट में काम करवाना होगा ताकि बिजली कटे तो उससे भी प्रभाव ना पड़े और हमारा 5000 यूनिट कंप्लीट हो जाए। ठीक है, तो यहाँ पर मैनेजर इज एबल टू प्रोड्यूस 500 बट एट अ हायर प्रोडक्शन कॉस्ट। इन दिस केस द मैनेजर इज क्या? मैनेजर एफिशिएंट है कि इफेक्टिव है? इफेक्टिव है। यहाँ टाइम पीरियड कहीं दिया हुआ है? टाइम पर नहीं, यहाँ टाइम का यहाँ के हिसाब से देखो ना। 5000 सोचा, ठीक है, 5000 प्रोडक्ट, तो अगर अच्छे तरीके से काम करेगा वो तो वो एक तरीके से क्या होगा? सही से। हाँ, तो हायर प्रोडक्शन कॉस्ट, लेकिन हायर प्रोडक्शन कॉस्ट जो है वो करके भी वो कंप्लीट कर रहा है ना काम को। यही तो है, अपना दिमाग नहीं लगाना जो पढ़े हो। जो कैसे नहीं हुआ इफेक्टिव भाई? 5000 पूरा करना था उसको कर दिया, एफिशिएंट नहीं होगा वो अलग बात है, लेकिन इफेक्टिव तो हुआ। हाँ बोलो बोलो बोलो, सवाल पूछो ना, अच्छी बात है। हाँ, तो यहाँ पर क्या है? इफेक्टिव होगा। क्यों होगा? समझ में आया? सिंपल से ज्यादा फाइनली टिया को समझ में आ गया। नहीं, आपने सुन लिया फाइनली। चलो आगे देखो भाई 18, विच लेवल ऑफ द मैनेजमेंट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द वेलफेयर एंड सर्वाइवल ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन? कौन सा भाई? कोई भी ऑर्गेनाइजेशन सर्वाइव करे या फिर वो उसके भलाई के लिए कौन का सोचेगा? समझ में आ रहा है? इसमें तो कुछ बताने की भी जरूरत नहीं है। आप तो सारे डिपार्टमेंट नेसेसरी होते हैं ना? नेसेसरी होते, लेकिन वेलफेयर कौन देखेगा भाई कि हमारा जो वर्कर्स है उसका सैलरी कब बढ़ाना है, किस तरीके से वहां पर उन लोगों को सही तरीके से चीजों को लेकर चलना है कि क्या कमी है क्या नहीं है। आलोक अ मोबिलिटी प्लेटफॉर्म इन अ प्रोसेस ऑफ लेइंग ऑफ 4 to 500, 4 से 500 जो है वो किसको निकालने वाला है? एम्प्लॉइज को। इन अ मूव एम टू ड्राइविंग कॉस्ट, ताकि वो अपनी कॉस्ट एफिशिएंसी को कम कर पाए। ठीक है, विच ऑफ द ऑब्जेक्टिव ऑफ द मैनेजमेंट विल द फर्म नॉट एबल टू अचीव कैरिंग आउट दिस प्रोसेस? बताओ भाई, क्या कर रहा है? निकाल रहा है ना, जॉब देता तब भी सोशल, लेकिन यहाँ पे बोला गया विच फर्म इज नॉट एबल टू अचीव सोशल। ठीक है, यह सब के बारे में तो जिक्र भी नहीं किया गया। सोशल सामाजिक जो भी इंप्लॉयमेंट से रिलेटेड रहेगा ना, इंप्लॉयमेंट वगैरह से रिलेटेड रहेगा, नौकरी देना और नौकरी से निकालना। ठीक है, तो वो सब सारे किसके अंदर? सोशल
ठीक है, सोशल ऑब्जेक्टिव के अंदर आता है। ठीक है, तो याद रखना है। आगे आ जाओ भाई, 20 नंबर लास्ट है एमसीक्यू, उसके बाद फिर हम लोग 3 नंबर क्वेश्चन पे चलेंगे। 20 देखो, विच डिस्टिंग्विश अ सक्सेसफुल मैनेजर फ्रॉम अ लेस सक्सेसफुल, वन ऑफ द एबिलिटी टू पुट द प्रिंसिपल इनटू अ प्रैक्टिस, विच एस्पेक्ट ऑफ द नेचर ऑफ मैनेजमेंट इज हाईलाइटेड इन द अबव स्टेटमेंट। इसका मतलब क्या बोला गया, अगर एक बोला गया कि क्या डिस्टिंग्विश करता है एक सक्सेसफुल मैनेजर से जो एक सक्सेसफुल नहीं हो पाता है, मतलब कि एक मैनेजर सक्सेसफुल क्यों हो पाता है, और एक है कि एक साइंस के हिसाब से सब चलता है, लेकिन जो मैनेजर ज्यादा क्रिएटिव होगा, क्या क्रिएटिव नहीं है, यही तो दिक्कत है। आर्ट में छुपा रहता है क्रिएटिविटी। मैंने अभी बताया था आप लोगों को, साइंस में रिसर्च रहता है, मैनेजमेंट ऑफ आर्ट में क्रिएटिविटी। हाँ मैं वही बता रहा हूँ उसको, क्रिएटिविटी तो नहीं बताएगा। यहाँ तो डायरेक्टली पूछा, ये केस बेस्ड तो ना, स्टेटमेंट बेस्ड है, केस बेस्ड में दिया रहेगा। ये तो स्टेटमेंट है, एक स्टेटमेंट दिया हुआ है आपके पास, पुट द प्रिंसिपल इनटू अ प्रैक्टिस। क्या बोला गया कि कौन सा प्रिंसिपल है जो पुट इनटू अ प्रैक्टिस। नहीं हो नहीं सकता, होता है। अब सोचो क्यों नहीं हो, क्यों होगा, क्योंकि एक मैनेजर दूसरे जो सब लोग प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट को फॉलो करके चलते हैं कि भाई हमें ये काम करना वो काम करना है, सब रिसर्च एनालिसिस करता है, लेकिन जो क्रिएटिव होगा ना वही कुछ अलग तरीके से चीजों को कर पाएगा और अपने बिजनेस को औरों से आगे ले जा पाएगा। नहीं तो सारे लोग तो वही काम कर रहे हैं, सारे कंपनीज, लेकिन बहुत ऐसी कम कंपनी होती है जो एक तरीके से अपने ब्रांड को बहुत ऊपर तक ले जाते हैं, क्योंकि उनके अंदर क्रिएटिविटी रहती है। तो क्रिएटिविटी अपने आप में ही इसका राइट आंसर है। क्रिएटिविटी का सिंपल सा मतलब है, आते 3 मार्क्स क्वेश्चन में। ठीक है, अब देखते हैं थोड़ा सा 3 मार्क्स क्वेश्चन में। देखिए केस बेस्ड है, ठीक है, इसके बाद 4 मार्क्स का देखने को मिलेगा, फिर 6 मार्क्स के देखने को मिलेंगे। ठीक है, एक एक कर देखने को मिलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो 3 मार्क्स जो क्वेश्चन है उसमें देखो क्या है। 3 मार्क्स में क्या है, जोश इंटरप्राइजेज, जोश के साथ आगे पढ़ो, ठीक है, बहुत जरूरी है। एंटरप्राइजेज डिसाइडेड टू हैव अ मीटिंग। देखो अभी अगर ध्यान नहीं दिया तो एग्जाम में ध्यान भटका रहेगा, और एग्जाम में ध्यान भटका रहेगा तो आपके नंबर भी भटक जाएंगे। ठीक है, तो इसीलिए रादर देन उस वक्त का जो घुटन, अभी थोड़ा सा मेहनत कर लो, मजा आता है मेहनत में। ठीक है, अगर उस मेहनत में सही तरीके से चीजों को लेकर चला जाए तो क्या बोला कि भाई जोश एंटरप्राइजेज डिसाइडेड टू हैव अ मीटिंग एट ऑल द की एम्प्लॉयज ऑफ अ डिफरेंट डिपार्टमेंट। मतलब क्या है, डिपार्टमेंट की मीटिंग जो है उसने बुलाई है कि भाई एक मीटिंग बुलाएंगे इन एन ऑर्गेनाइजेशन। द मेन मोटिव क्या है भाई उस मीटिंग का, द एम्प्लॉयज टू कीप द टारगेट ऑफ 20% इंक्रीज इन द सेल्स। कि टारगेट क्या दे दिया गया कि 20% जो होगा वो सेल्स को हम लोग बढ़ाने वाले हैं, इसीलिए मीटिंग आने वाला है। ठीक है, 20% सेल्स को क्या करना है भैया, बढ़ाना है। क्लियर, इसीलिए मीटिंग करेंगे। कौन करेंगे, जोश एंटरप्राइजेस के जो अपर लेवल पर जो होंगे, ठीक है, या फिर माल मैनेजर कर रहा है सब अलग अलग डिपार्टमेंट का। ठीक है, यहां देखो, द मीटिंग इज फुल ऑफ आइडियाज रिगार्डिंग द एम्प्लॉयज एंड प्रोसेस इन्वॉल्व। वहां से पूछा गया सबसे, भाई क्या क्या है बताओ, कैसे हम लोग 20% सेल्स को बढ़ा सकते हैं। सबने अपना अपना राय दिया, बढ़िया से दिया, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, यहां तक कोई दिक्कत नहीं है। वेरियस प्लान्स आर मेड टू हार्नेस द पोटेंशियल ऑफ एम्प्लॉयज। कि अब बहुत सारी चीज एक तरीके से पता चला कि भाई किस तरीके से स्ट्रीमलाइन किया जा सके, किस तरीके से मोटिवेट किया जा सके ताकि ये टारगेट को कंप्लीट किया जा सके। हाउएवर विद अ पैसेज ऑफ अ फ्यू डेज द एक्सटर्नल बिजनेस एनवायरनमेंट चेक द कैपेबिलिटी ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन टू अडैप्ट द सिचुएशन। द कंपनी सक्सेसफुली कम्स आउट एट द एंड ऑफ द ईयर विद अ फ्लाइंग कलर्स। और बहुत अच्छे तरीके से बिजनेस में उसने जो है कामयाबी हासिल करी। इसका मतलब क्या है कि ये सेंट्रलाइजेशन प्रोसेस नहीं है, ये डिसेंट्रलाइजेशन प्रोसेस के थ्रू चीजों को लेकर चला। ठीक है, अब यहां देखो, यहां पर क्वेश्चन क्या बोला गया, लेकिन सबसे पहले काम क्या करना है आपको, क्वेश्चन पढ़ना है, उसके बाद फिर केस बेस पढ़ना है। ठीक है, व्हाट आर द वेरियस कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मैनेजमेंट यू कैन फाइंड हाईलाइटेड हियर, आल्सो आइडेंटिफाई द लाइन इन विच दिस कैरेक्टरिस्टिक्स हैव बीन। मतलब क्या है, हमें अपने हिसाब से एक्सप्लेनेशन नहीं लिखना है। समझ गई सब, बढ़िया बा। तो ठीक है, अब देखा तो हम दिखावा की कोशिश करेला। देखा, हाँ देखा, पहला क्या है भाई, गोल ओरिएंटेड है। अब देखना,
क्या पहला है गोल ओरिएंटेड है, गोल क्या रखा है 20%, तो तुम उसी लाइन को एक्सप्लेन करोगे जो वहां पर गोल बनाया गया। दूसरा बात ये बोला कि मल्टी डायमेंशनल है, बहुत सारे प्लान सबसे पूछे गए भाई, उनमें से प्लान को चूज किया गया है, क्योंकि मैंने क्या बताया था कि सारे इंप्लॉइज को बुलाया गया ताकि वो लोग अपना प्लान बना पाए। मतलब क्या, वेरियस प्लान आर मेड टू हार्नेस द पोटेंशियल ऑफ एम्प्लॉइज एंड स्ट्रीमलाइन द प्रोसेस, एम्प्लॉइज पीपल स्ट्रीमलाइन द प्रोसेस ऑपरेशन, ऐसे करके डाइजेस्ट लिख रहे हैं। तो क्या हो रहा है कि भाई इंप्लॉइज वो जितना भी है उनके साथ सबसे हमने पूछा और उसके बाद हमने उसको ऑपरेशन को लागू करा ताकि उनको भी लगा कि यार कुछ कुछ बात हमारी मानी गई। समझ में आई बात। उसके बाद तीसरा क्या है, डायनेमिक। हाउएवर द पैसेज ऑफ फ्यू डेज, एक्सटर्नल जो बिजनेस इन्वायरमेंट है वो उसकी कैपेबिलिटी को चेक किया, एक्सटर्नल इन्वायरमेंट की वजह से उसकी क्या हुई, बिजनेस को हो सकता था घाटा हो, लेकिन प्रॉपर प्लान था जिसके वजह से उस सिचुएशन को अडेप्ट करके, क्योंकि प्लानिंग एज पर द सिचुएशन के हिसाब से बनाया गया था कि कोई भी सिचुएशन है उसमें झेल के कंपनी लेके चली जाएगी। तो यहां पर आपको इसीलिए एक्सप्लेनेशन याद रखो ना रखो, ठीक है। ये वाला जो पॉइंट है कि मैनेजमेंट जो है उसके 3 कैरेक्टरिस्टिक, गोल ओरिएंटेड, मल्टी डायमेंशनल, डायनेमिक, उसी के हिसाब से लिखने हैं। ऐसा नहीं कि अपने हिसाब से चेप के आ जाना है। 3 नंबर के 3 पॉइंट, तीनों के लाइन। आई बात समझ में? सर सारे लिख कर आने तो 3 ही मिलेंगे। अच्छा, सारे कैसे लिख के आ जाओगे तुम? पता नहीं चला, उन्होंने सारे लिख दिए। हाँ, अगर पता नहीं चल पा रहा तो अब तो फिर लिख ही दो, उसी में फायदा है। तो कुछ नहीं से कुछ नहीं, मैं कुछ ना से सही कुछ, यही तो बोलते हैं। हाँ, तो कुछ तो नाम से नहीं काटेंगे। कैसे नहीं काटेंगे? अगर मान लो कि ये तीनों लिखे ही नहीं, उसके अलावा उल्टा पुल्टा, अरे सर वर्ड देके वर्ड जो वो लिखा है ना वो अपने हिसाब से लिखा है। नहीं तो वो गड़बड़ है, तो काट देगा नंबर, 1.5 नंबर देगा। नहीं, ये इसका बात मैं समझ गई। ये बोली कि भाई हम पूरा कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मैनेजमेंट में लिख देंगे तो नंबर दे देगा, लेकिन एक्सप्लेनेशन इसके हिसाब से होना चाहिए। आई बात समझ में? ऐसे भी क्वेश्चन आ सकते हैं भाई आप लोगों के, याद रखने। दूसरा देखो क्या, पहले हम लोग क्वेश्चन ही पढ़ते हैं। विच इंपॉर्टेंस ऑफ मैनेजमेंट इज हाईलाइटेड हियर, क्या पूछा गया? एंड देखो एक वर्ड लिख रहा है ना, ऑल्सो आइडेंटिफाई द लाइन्स, मतलब क्या है कि एक्सप्लेनेशन यहां से लिखना है। आई बात समझ में? अब देखो कोटिंग लाइन लिखना है, लेकिन इसमें जो लाइन लिखा है उसी के हिसाब से, अपने हिसाब से एक्सप्लेन मत करने लगना। हाँ, इसी में से लिखना। तो ये समझ, ये कब लिख पाओगे? जब आपको पैसेज समझ में आएगा। तो XYZ जो लिमिटेड है इज अ मैनेजमेंट ओरिएंटेड कंपनी, ठीक है। टाइम एंड अगेन all the employees learns from their seniors various ways of dealing with diverse situation. They are providing training, वो लोग ट्रेनिंग प्रोवाइड कराते हैं भाई, whenever is required, ठीक है, wherever is required, whenever required. They are also given incentive, both financial as well as non financial, ठीक है, दोनों इंसेंटिव दिया जा रहा है, फाइनेंशियल और नॉन फाइनेंशियल इंसेंटिव। द रिजल्ट इज एम्प्लॉयज सी देयर डेवलपमेंट इन द ऑर्गेनाइजेशन। क्या उससे क्या देखने को मिला कि अगर फाइनेंशियल इंसेंटिव और नॉन फाइनेंशियल इंसेंटिव दोनों दे रहे हैं, फाइनेंशियल इंसेंटिव क्या होगा, सैलरी वगैरह, नॉन फाइनेंशियल इंसेंटिव अवार्ड वगैरह दे रहे हैं हम, ठीक है, एम्प्लॉयज ऑफ द ईयर वगैरह दे रहे हैं, आप बेसिक फैसिलिटीज को हम प्रोवाइड करा दे रहे हैं उनको। तो एक तरीके से उनको क्या हो गया, उनको क्या हो रहा है, मोटिवेशन है उनके अंदर। इसका मतलब क्या है कि वो अपने आप को रिस्पॉन्सिबल भी ठहरा पा रहे हैं। द ऑर्गेनाइजेशन ट्राइज टू बिहेव एज अ रिस्पॉन्सिबल कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ द सोसाइटी एंड ऑलवेज, ठीक है, ऑलवेज क्रिएट अ गुड क्वालिटी प्रोडक्ट, और हर वक्त जो है मतलब सोशली भी बहुत अच्छे तरीके से चीजों को करके चल रहा है। इट हैज ऑल्सो गुड इमेज, और उसका मार्केट में इमेज भी कैसा है, बढ़िया है। द ट्रेनिंग मॉड्यूल आर सुपर्ब, जिसका ट्रेनिंग मॉड्यूल है वो बहुत अच्छा है। एम्प्लॉयज ऑलवेज ट्राई टू फाइंड अ यूनिक वे ऑफ प्रोवाइडिंग द सॉल्यूशन इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ रैपिडली चेंजिंग द बिजनेस एनवायरनमेंट, मतलब बहुत अच्छे तरीके से चीजों को एनालाइज किया जा रहा है, ठीक है। अब यहाँ पर दिस हैज हेल्प्ड द ऑर्गेनाइजेशन टू एडजस्ट, मतलब एडजस्ट फ्रीक्वेंटली इन अ वेरी गुड मैनर, बहुत अच्छे तरीके से उसको एडजस्ट करने की कोशिश जो है वो की जा रही है। तो यहाँ पर कौन सा इंपॉर्टेंस है बताओ भाई, सबसे पहला देख के बता दो। सामाजिक तो हमें दिख ही रहा था, है डेवलपमेंट ऑफ सोसाइटी, सबसे पहला कुछ नहीं आएगा सोसाइटी, वहां पर एक तरीके से पर्सनल ऑब्जेक्टिव भी पूरा हो रहा है, मतलब जो एम्प्लॉयज हैं वो भी अपने आप को मोटिवेटेड फील कर पा रहे हैं। तो पहली बात क्या हो गई हमारी भाई, डेवलपमेंट ऑफ पर्सनल, मतलब जो भी एम्प्लॉयज है, पर्सनल का मतलब एम्प्लॉयज का एक तरीके से बेनिफिट हो रहा है वहां पर, दोनों तरीके से, फाइनेंशियल और नॉन फाइनेंशियल, ठीक है, ठीक है। उसके बाद आगे
और तीसरा क्या हो गया? क्यों? क्योंकि डायनेमिक ऑर्गेनाइजेशन में हेल्प करने के लिए वो क्या करते हैं? ट्रेनिंग उनको सही तरीके से देते हैं। तो ट्रेनिंग वाला लाइन, अगर कुछ नहीं आ रहा तो वहीं का लाइन ट्रेनिंग वाला छाप दो, ठीक है। लेकिन ये वाला चीजें, ये तीनों हम लोग अभी पढ़े, यही चीज तो था, समझ रहे हो? ऐसे क्वेश्चन को लिखने पड़ेंगे, ऐसे नहीं आएंगे तो गड़बड़ हो जाएंगे, ठीक है। समझ के चलना है, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। देखो भाई आगे देखो, आगे अगर देखा जाए क्या है भाई, बोला गया एबीसीडी इनकॉर्पोरेशन इज अ कंपनी विच डील्स विथ प्रोवाइडिंग अ कार सर्विस एट होम। वो क्या देते हैं भाई? कार सर्विस होम पर जाकर, घर जाकर, जैसे आरओ वाले हैं तो सेम उसी तरीके से ये घर वाले जाके घर पर ही गाड़ी ठीक ठाक करा के आ जाते हैं, मतलब घर में गाड़ी जो है, कार वाले जाकर घर में जो है वो एक तरीके से सर्विस प्रोवाइड करते हैं, ठीक है। अब देखो क्या बोला गया, देयर क्या एंड ऑन रोड, अगर रोड पर भी खराब हो गया गाड़ी तो आप कॉल करो, वो आ जाएगा, आप ठीक करके चला जाएगा। आजकल बहुत हो रहे हैं ऐसे। देयर आर डिफरेंट डिपार्टमेंट्स इन द कंपनी, बहुत डिपार्टमेंट है भाई। सबसे पहला तो ह्यूमन रिसोर्सेज के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है भाई, ह्यूमन ही तो जाएगा, रोबोट तो जाएगा नहीं, ठीक है। आने वाले समय में रोबोट भी जा सकता है। मार्केटिंग टीम तगड़ी है भाई, और एक तरीके से क्या है, फाइनेंस की टीम भी तगड़ी है। फिर अगर यहाँ देखो रिसर्च एंड डेवलपमेंट एंड ऑपरेशन की टीम भी तगड़ी है, ठीक है। द टॉप मैनेजमेंट ऑफ द कंपनी ट्राइज इट्स लेवल बेस्ट टू सिंक्रोनाइज द एक्टिविटीज ऑफ डिफरेंट, मतलब बड़े अच्छे से उसमें सिंक्रोनाइज करके, कोऑर्डिनेशन करके चीजों को लेकर चल रहा है। द रिजल्ट इज इंक्रीज्ड, क्या है? इंक्रीज एफिशिएंसी एंड अटेनमेंट गोल। मतलब यहाँ पर दो चीज आया, एक तो भाई गोल को अचीव कर रहा है और एफिशिएंट तरीके से गोल को अचीव कर रहा है, दो चीज क्लियर हो गया। However, with the passage of a time, the size of a company has grown and now the many branches, बहुत सारे branches भी खुल गए, बढ़िया भाई। Synchronization has turned more important with the increase in the size of the employees and the number of employees। मतलब size of the कंपनी भी बड़ी हो गई भाई उसकी, और नंबर ऑफ एम्प्लॉयज भी बढ़ गया। द डिपार्टमेंटल हेड ऑफ, यहाँ ऑफ है, of the company are specialists in their respective areas and top level management try to work with them not with the authority but by respecting their views on the subject। जबरदस्ती काम कराने की कोशिश नहीं कर रहे, ठीक है, जबरदस्ती काम कराने की कोशिश नहीं की जा रही है, ठीक है, बल्कि उनको बोला जा रहा है अपने हिसाब से चीजों को काम करेगा। टॉप लेवल मैनेजमेंट ट्राई टू वर्क विद देम नॉट विद अथॉरिटी, बट उनकी व्यूज को सुन भी रहे हैं, उनके हिसाब से चीजों को लेकर चल रहा है, ठीक है, जिसके वजह से स्मूथ फंक्शनिंग हो रहा है। देयर ईगो क्लैशेस आर अवॉइडेड, ठीक है, मतलब आपस में कोई ईगो क्लैशेस नहीं है, चीजें बढ़िया से चल रही है। एंड स्मूथ फंक्शनिंग ऑफ द बिजनेस। आइडेंटिफाई द कॉन्सेप्ट ऑफ मैनेजमेंट, मतलब फीचर्स ऑफ मैनेजमेंट बताने हैं। और टू बेनिफिट हाईलाइटेड इन द अबव, दो बेनिफिट तो यही दिख रहा है मेरे। बेनिफिट क्या हो रहे हैं भाई इससे, ठीक है, ईगो क्लैशेस मतलब हार्मनी, मतलब अब हाँ, बस ये सब सारी चीजें जो है हमें लिख देना है। देखो आंसर है, मैं आंसर यहाँ पर दे दे रहा हूँ, ठीक है, आंसर यहाँ से देख लेना है, ठीक है। एक तो साइज का ग्रोथ हुआ, एक स्पेशलाइजेशन का बेनिफिट मिला है, ठीक है, जो कि हमें लेकर चलना है। उसके बाद एक ये वाला है भाई, आप लोग ऑनलाइन वाले देख लेना, ठीक है। उसके बाद इसके आंसर्स भी हैं, आप लोग टिक करके पढ़ भी सकते हो, मतलब स्क्रीनशॉट लेके पढ़ भी सकते हो। उसके बाद देखो आगे ये वाला है 25, ठीक है, ये क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन के बाद ये आंसर है इसका, ठीक है, इंपॉर्टेंस, और ये आपका खत्म हो रहा है। तो दो क्वेश्चन आप लोगों पर छोड़ा है मैंने, तो उसको थोड़ा सा देखकर जरूर चलिएगा, ठीक है। थैंक यू वेरी मच, जय हिंद। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, और नेक्स्ट क्लास में जो आप लोगों को देखने को मिलेगा वो नेक्स्ट चैप्टर का जो होगा वो रिवीजन देखने को मिलेगा। थैंक यू वेरी मच, जय हिंद। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।